तो एग्ज़ाम सब पे आ चुके हैं और सी का वीडियो भी आ गया है। तो अपने पास ये सम है जिसमें दिया गया है कि आशिका लिमिटेड और उसके ये सब डिटेल्स दी गए हैं। अपने को ढूंढना है ROI फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है कि नहीं। इंडस्ट्री का टर्नओवर दिया है, एसेट टर्नओवर 3 है, इसका हाई एसेट या लो एसेट लेवरेज है वो भी बोलना है। उसके बाद फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग, ये सब 3 तरह के लेवरेज ढूंढने, EPS ढूंढना, मतलब ये ऑल इन वन सम है। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी लेवरेज वाला सम आता है तो अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ आशिका लिमिटेड अपन लिख देंगे पेपर में सबसे पहले। उसके बाद अपन एक ऐसा 2 टेबल का रो बना देंगे। पहले में लिख देंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे अपन अमाउंट इन रुपीज़, मतलब रुपीज़ सिंबल डाल देना। तो सबसे पहले आता है सेल्स। तो सेल्स होता है अपना कुछ यहाँ पे दिया गया है लैक्स में 82.50। तो 82,50,000 रुपीज़ है। फिर उसमें से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अपने को दिया गया है कुछ 46.20 लाख। तो इसको माइनस कर देंगे 46,20,000। तो अगर इसको माइनस करेंगे अपन 82.5 माइनस 46.2 अपने को आ रहा है 36.3। यहाँ पे लिख दो 36,30,000 3630 था ना, 3630 ठीक है। तो ये हो जाता है अपना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लिस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अपने को दी गई है 660। यहाँ पे लिख देते हैं 6,60,000। इसको भी माइनस करना है तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसमें से माइनस कर देते हैं 660 तो बचता है 29.7। यहाँ पे लिख दो 29,70,000 कुछ। ये हो जाता है अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। फिर अपन इसमें करते हैं माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने को डिबेंचर्स पे मिलेगा क्योंकि डिबेंचर एक बोरोड फंड है। 9% का इंटरेस्ट है 50 लाख पे, तो कर देंगे 50 लाख उसका 9%, तो वो है 4,50,000। माइनस कर दो 4,50,000 तो 29,70 माइनस 450 आता है 25,20। लिख दो 25,20। ये हो गया अपना अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, इसके बाद आता है टैक्स। टैक्स रेट अपने को दिया गया है कुछ 35%। ये भी माइनस होता है, माइनस टैक्स लिख देता हूँ मैं एट द रेट 35%। इंटरेस्ट का भी लिख देता हूँ एट द रेट 9%। थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो टैक्स रेट 35% है ना, तो ये 25/20 का 35% निकाल दो तो हो जाता है 8,82,000। 8,82,000 इसको भी माइनस करना है, तो ऐसे कर दो तो अपने को मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स।
तो ये आ जाता है कुछ 2520 माइनस 882 जो है 1638 16,38,000। ठीक है, तो अब इसको साइड में रखते हैं। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला हुआ लिखा गया है कि कंपनी का ROI कितना है। तो ROI माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका फॉर्मूला है मैं भी भूल गया, EBIT को डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, हमने को ROI मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस केस में तो अपने को पहले तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो है ही नहीं। तो अपन ROI कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है डेब्ट प्लस इक्विटी। मतलब अपने कंपनी में जितनी भी डेब्ट है और जितनी भी इक्विटी है दोनों को प्लस कर दो तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो डेब्ट अपने कंपनी में कुछ 50 लाख रुपए और इक्विटी अपनी कुछ 60 लाख रुपए, और कुछ तो दिया गया नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेब्ट अपना कुछ 50 लाख और उसको प्लस करना है 60 लाख से, तो हो जाता है अपना कुछ 1,10,00,000 ठीक है। तो अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है। तो अभी वापस अपन ROI में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो EBIT कितना था? EBIT अपना 2970 है, तो 29,70,000 उसको डिवाइड कर देंगे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो है 1,10,00,000 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तभी कैलकुलेटर घुमाओ, करो 2970 को डिवाइड करना है 1,10,00,000, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो हो जाता है 27% कुछ। तो ROI मिल जाता है अपने को 27%। ठीक है, तो अपना ROI हो चुका है। अब अपन सेकेंड देखते हैं। सेकेंड अपने को देखना है कि डज़ इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है कि नहीं, उसको जानने के लिए पहले अपने को फाइनेंशियल लेवरेज निकालना पड़ेगा। तो वो अपन बाद में निकालने वाला है, तो इस पर अपन बाद में आएंगे। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे लिखा है कि इफ़ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 3 डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लेवरेज। तो ये अगर एसेट टर्नओवर वर्ड आता है तो पहले आप 3 कर दो, वो CR नंबर लिख दो और लिख दो एसेट टर्नओवर इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ऐसा अपने को दिया कि इंडस्ट्री में एसेट टर्नओवर 3 चल रहा है और अपने को बोलना है कि इसका हाई एसेट है कि लो एसेट लेवरेज है। तो ये एसेट लेवरेज अगर आपको ढूंढना है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा एसेट टर्नओवर रेशियो। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हो जाएगा अपना कुछ सेल्स कितना था अपना
82,50,000, 82,50,000 को डिवाइड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड जब उन्हें निकाला था 1,10,00,000। तो ये कुछ आ जाता है 8250 डिवाइडेड बाय 1/10। ये हो जाता है 0.75, 0.75। इंडस्ट्री में चल रहा है 3, अपने को मिला है 0.75। इसका है लो एसेट leverage because industry has 3 and our company has lower asset turnover than it। ऐसा लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। अब फोर्थ पे जाता है। फोर्थ पे क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज ऑफ द फर्म। तो तीनों तरह के लेवरेज ढूंढना है। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज ढूंढेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर लो EBIT से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं अपन कितना निकाला है। अपन ने कंट्रीब्यूशन निकाला है 3630, तो डाल दो 3630। उसको डिवाइड करना है EBIT से। EBIT कितना है अपना? EBIT है 2970, तो डाल दो 2970। तो ये हो जाता है अपना कुछ 3630 डिवाइडेड बाय 2970, 1.222222, तो 1.22 डाल दो, 1.22, ठीक है। अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBIT, तो ठीक है। EBIT है 2970 और EBIT है अपना कुछ 2520, तो 2520 लिख दो। तो ये हो जाएगा अपना 2970 डिवाइडेड बाय 2520, तो ये हो जाएगा 1.178, तो 1.18 कर लो। फिर आता है कंबाइंड लेवरेज जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, या फिर आप और भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो जो है ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दो फाइनेंशियल लेवरेज से। मैं दोनों ही करके बता दूंगा, तो ये वीडियो में आपको दोनों समझ आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज है 1.22, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.18 से, जो होता है कुछ 1.22 इंटू 1.1, अरे किधर गया रे, 1.8, तो आता है 1.44 अप्रॉक्स, 1.44 डाल दो। और दूसरे मेथड से करें अगर अपन कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT वाले से, तो कंट्रीब्यूशन है अपना 3630 और EBIT अपना 2520। तो ये हो जाता है अपना कुछ 3630 डिवाइडेड बाय 25 20, 1.44 उतना ही आया, बोला ना मैंने, सेम ही आता है। तो ये भी अपना हो गया डन। आगे जाता है फिफ्थ पे।
फिफ्थ पे लिखा है व्हाट इज़ द कंपनीज ईपीएस बोले अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ओके, ये जो अर्निंग पर शेयर होता है वो कैलकुलेट होता है आपकी प्रॉफिट, मतलब आपका प्रॉफिट कितना बचा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए और कितने शेयर्स हैं उनके। ठीक है, तो प्रॉफिट बचा था इक्विटी शेयर होल्डर में बांटने के लिए 16,38,000। तो 16,30,000 तो अपने को बांटना है नंबर ऑफ़ शेयर्स में। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स ढूंढने के लिए, नंबर ऑफ़ शेयर तो अपने को क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, तो नंबर ऑफ़ शेयर करने के लिए यहाँ पे था 60 लाख रुपए और एक शेयर का है 100 रुपये। तो 60 लाख रुपए ले लो पहले, तो ये 60 लाख रुपए आ गए, एक शेयर है 100 रुपये का, तो टोटल 60,000 शेयर हो गए। ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ शेयर। तो 60,000 शेयर्स अपन डाल देंगे इसमें। तो ये कुछ हो जाएगा अपना 16,38,23 डिवाइडेड बाई 60, एक थोड़ा तो ये 27.3। तो मैं बढ़ा दो ₹27.3 पर शेयर, मतलब एक शेयर पे अपने को अर्निंग हो रहा है 27 रुपीज़ का। तो बल्ले बल्ले 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड EPS इफ़ सेल ऑफ अंशिका इंक्रीज बाय 10%। मतलब अगर ये सेल्स जो होती है वो 10% इंक्रीज़ हो जाती है तो अपना EPS कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको वापस एक ये वाला टेबल वापस बनाना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, बाद में डाल देता हूँ मैं कुछ, यहाँ पे लिख देता हूँ 10% इंक्रीज सेल्स। तो जब ये 10% इंक्रीज होता है तो ये क्या है 8250 का 10%, 8,25,000 को 8250 में जोड़ डालो, होता है 90,75,000। वेरिएबल कॉस्ट भी अपना इंक्रीज़ हो जाएगा 10 से। कॉज अगर आपका सेल्स बढ़ता है ना 10% से, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं होता है। जितना प्रोडक्शन होता है उसका खर्चा अलग होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा खर्चा भी होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो उसके लिए 46,20,000 का 10% अपन इसमें भी बढ़ाएगा, तो वो है 4,62,000 समथिंग। तो 46,20 में डाल दो उसको, तो ये हो जाता है 50,82,000। 50,82,000 तब ये माइनस कर देते अपन 90,75 माइनस 50,82, ये हो जाता है 39,93। यहाँ पे लिख दो 39,93। उसमें फ़िक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे डाल दो 660। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे अपन। ये हो जाता है 33। यहाँ पे डाल दो 33। फिर इंटरेस्ट 9%, इसके ऊपर 9% लगा दो। इंटरेस्ट तो बॉरोड फंड पे होता है, डिबेंचर अपन ने लिया था 50 लाख रुपए, तो ये भी सेम ही रहेगा 4,50,000। तो ये हो जाएगा 28,83। 28,83 28,83
टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर। ओ, ये माइनस नहीं करना था, तो अब इसके ऊपर टैक्स है इंटू 35% का टैक्स, तो ये हो जाएगा 10,9,050 10,9,050, तो ये हो जाएगा 28,83123 माइनस 10,09,050, तो ये हो जाता है 18,73,950 18,73,950। ओके, तो अब इस पे ईपीएस निकाल देंगे अपन। तो न्यू ईपीएस डाल देंगे अपन, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था 18,73,950 18,73,950। शेयर तो अपने उतने कितने 60,000, तो ये हो जाता है 31.23 रुपीज़, 31.23 पर शेयर। और ऐसा अपना ये सम ख़त्म हो जाता है।